बेटा आज हम लोगों का फिजिक्स में टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम हिंदी में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और क्योंकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो हम इसे 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद 3 पार्टिकल सिस्टम्स के लिए भी पढ़ेंगे और 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आज ज़रूरत ये है हमें समझने की कि आखिरकार ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसलिए प्लीज़ आप सभी इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए मैं ये मान लेता हूँ, हमने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल Q1 और एक दूसरा आवेशित कण Q2 प्लस Q2 भी हमारे पास है। और उस प्लस Q2 को हम यहां दूर से अनंत से और अनंत से उसको लाते हैं, क्योंकि ये भी प्लस है और हम यहां से भी दूसरा जो चार्ज ला रहे हैं वो बेटा कैसा है, वो भी प्लस है। तो ये प्लस उस प्लस को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो दूसरा चार्ज पार्टिकल हम ला रहे हैं ये अपने आप से नहीं आता है, मुझे बल लगाना पड़ता है और विस्थापन करना पड़ता है और तब ये आता है। इसका मतलब मुझे वर्क करना पड़ता है, मुझे अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और अपनी एनर्जी खर्च करके अनंत से उस चार्ज पार्टिकल को लाके हमने यहां पर ऐसा रख दिया, यहां पर रख दिया, हमने यहां पर इसको जमा दिया, ठीक है। अच्छा, यहां से r डिस्टेंस पर हमने इसको जमा दिया। अब क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से हम यहां तक लाए हैं, हमने वर्क किया हुआ है, हमने अपनी एनर्जी खर्च की हुई है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने जो एनर्जी खर्च की है वो एनर्जी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को होना चाहिए। कहां होगी वो एनर्जी? बहुत सिंपल सा है कि आपने जिस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में आपने वर्क किया है वो एनर्जी उस चार्ज के पास होनी चाहिए। ओके, क्या प्रूफ है कि इस चार्ज के पास एनर्जी होनी चाहिए? इसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाए हैं ना बेटा, तो इस चार्ज के पास एनर्जी होनी चाहिए। क्या प्रूफ है कि इस चार्ज के पास एनर्जी है? तो आंसर ये है कि आप इसको जैसे भी आपने जमाया है, आपने कील लगा दिया है या आपने जैसे भी इसको लटका दिया है, जैसे भी इसको फिक्स कर दिया है, आप इसका वो कील निकाल दीजिए। जैसे ही आप इसकी कील निकालेंगे, ये Q1 है, ये Q2, जैसे ही इसकी कील निकालेंगे आप देखेंगे कि प्रतिकर्षण की वजह से ये बड़ी तेजी से इधर की तरफ भागा। तो जितना भी वर्क आपने अनंत से इसको यहां तक लाने में खर्च किया था, जब आप इसकी कील निकाल देंगे तो ये सीधे ऐसे बड़ी जोर से भागेगा और एनर्जी खर्च करेगा, ऐसे दूर भागेगा, चलेगा, एनर्जी खर्च करेगा। वो जितनी एनर्जी आपने उसको यहां वहां से यहां तक लाने में खर्च किया होगा, अब ये एनर्जी वो उतनी खर्च करके यहां से दूर भाग जाएगा। ओके, अब इसमें एक चीज और समझने की है बेटा कि अगर बाई चांस मैंने इसकी कील नहीं निकाली, थोड़ा सा सोचिए, अगर मैंने इसकी कील नहीं निकाली, मैंने इसकी कील निकाल दी, जो चार्ज Q1 है इसको भी तो किसी तरह से फिक्स किया है ना आपने, इसकी कील हमने निकाल दी, ये वहीं जमा रहा, इसकी कील निकाल दी तो क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा। तो क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो अगर इसके बजाय आप इसकी कील निकाल देंगे तो ये ऐसा दूर भाग जाएगा, प्रतिकर्षण की वजह से ये भी तो दूर भाग जाएगा। तो कितनी एनर्जी से भागेगा? आंसर है इसको यहां से यहां तक लाने में जितनी आपने एनर्जी खर्च की होगी उतनी एनर्जी से ये भी इधर की तरफ भागता है। जबकि हम लाए अनंत से Q1 को नहीं लाए थे, अनंत से हम किसको लाए थे? अनंत से तो हम Q2 को लाए थे। पर आप देख रहे हैं ना कि हमने जो एनर्जी खर्च की वो सिर्फ इसी के पास नहीं है, इसके पास भी अगर आप इसकी कील की बजाय इसकी कील निकाल देते हैं तो ये भी उतनी एनर्जी से भाग जाता है। तो हमारी एनर्जी किसके पास है? हमारी एनर्जी Q2 के पास है, Q1 के पास है, किसके पास है?
ये आप थोड़ा सा इसको बेटा ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ये इतनी लंबी स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है। अब हमने इसका ये वाला एंड हमने फिक्स रखा, इस एंड को हमने ऐसे दबा दिया, ये वाले एंड को हमने फिक्स रखा, ये वाले एंड को ऐसे दबा दिया, स्प्रिंग दब जाएगी। ओके, अब स्प्रिंग जब दब जाएगी उस समय अगर आप इसको छोड़ देंगे, इस वाले हिस्से को अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वाला एंड ऐसे भागेगा। हमने इसको नहीं छोड़ा, हमने इसको छोड़ दिया, अब क्या होगा बताइए, क्या ये उधर भागेगा या नहीं भागेगा? ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप भी सब समझ रहे हैं कि ये अगर इसको नहीं छोड़ा हमने और इसको छोड़ दिया तो ये उधर भाग जाएगा। अब आप सोचिए, हम इस वाले एंड को दूर से यहां लाए थे कि इस वाले को लाए थे? तो आंसर, हम तो इसको लाए थे। तो हमारी जो वर्क किया, बल लगाया, विस्थापन किया, तो हमने जो एनर्जी खर्च की वो किसके पास है? क्या इसके पास है, इस एंड के पास है, या इस एंड के पास है, या इस सिस्टम के पास है? पूरे सिस्टम के पास है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सिस्टम के पास है। अगर ये एनर्जी सिर्फ इस एंड के पास होती तो जब मैंने इस एंड को छोड़ा तो केवल इसको भागना चाहिए, जब इस एंड को छोड़ा तो इसको नहीं भागना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मैं चाहे इस वाले एंड को छोड़ता हूं तो ये भाग जाता है, मैं इस एंड को छोड़ देता हूं तो ये भी भाग जाता है। इसका मतलब साफ है कि हमारे द्वारा जो भी वर्क किया गया है, जो भी हमारे द्वारा एनर्जी खर्च की गई है, वो एनर्जी न सिर्फ इस एंड के पास और इस एंड के पास है, बल्कि वो इस पूरे सिस्टम, ये पार्टिकल्स का जो सिस्टम बना हुआ है, इस पूरे सिस्टम के पास वो एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए बेटा ये बहुत याद रखें कि एनर्जी इस एंड के पास नहीं है, एनर्जी इस एंड के पास नहीं है, एनर्जी पूरे सिस्टम के पास है। जिसको भी जरूरत होती है वो एनर्जी को खर्च कर लेता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि आपके घर में जो भी पैसा कमाकर लाया जाता है, कोई भी आपके फैमिली में पैसा कहीं से भी कमाकर लाता है तो वो पैसा किसका होता है? आंसर है, वो पैसा पूरी फैमिली का होता है। वो पैसा किसी एक इंसान का तो नहीं होता ना, वो पैसा पूरी फैमिली का होता है। कैसे? अगर उस पैसे की जरूरत आपको है तो उस पैसे को आप खर्च करते हैं। आपको स्कूल की फीस भरनी है तो आप स्कूल की फीस उसी पैसे से भरते हैं जा करके। उस पैसे से किसी को अगर कुछ खरीदना है घर में, किसी की दवाइयाँ लानी है तो उस पैसे से उसकी दवाइयाँ आ जाएंगी। किसी को कोई जगह खरीदनी है कहीं पर तो उसी पैसे से वो जगह खरीदी जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई भी इंसान कहीं से भी बाहर से पैसा कमा कर लाता है तो वो पैसा किसका? क्या वो पैसा उस फैमिली के किसी एक मेंबर का? आंसर इज नो। वो पैसा उस पूरी फैमिली का पैसा, पूरी फैमिली का पैसा, जिसको भी जरूरत है वो उस पैसे को खर्च कर लेगा। सिमिलरली यहां पर मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की भी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये भी किसी एक चार्ज पार्टिकल की नहीं होगी, याद रखिए। और अभी आपने देखा भी कि अगर हम इसकी कील निकाल दें तो ये बड़ी जोर से भागता है, एनर्जी खर्च करता है, और इसकी कील के ना निकालें और इसकी कील निकाल दें तो फिर ये भाग जाता है, उस एनर्जी को ये खर्च करता है। तो एनर्जी ना तो इसकी होगी ना इसकी, ये एनर्जी पूरे इस दो पार्टिकल्स के सिस्टम की होगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी के लिए आप याद रखें एक शब्द कि एनर्जी आपको किसी चार्ज्ड पार्टिकल के लिए यूज करना है या एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज करना है। थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा एनर्जी वर्ड किसी एक आवेशित कण के लिए यूज करना है या पूरे सिस्टम के लिए यूज करना है? तो आंसर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए हमको यूज करना है, किसी एक पार्टिकल की एनर्जी नहीं होती। जैसे अगर अनंत से इसको लाने में हमने 100 जूल वर्क किया, अनंत से इसको यहां तक लाने में हमने 100 जूल वर्क किया तो वो 100 जूल ये भी खर्च कर सकता है, वो 100 जूल ये भी खर्च कर सकता है, और वो 100 जूल दोनों मिलकर भी खर्च कर सकते हैं।
एक 70 जूल और दूसरा 30 जूल भी खर्च कर सकता है। तो एनर्जी के लिए आप हमेशा याद रखेंगे, एनर्जी के साथ चार्ज्ड पार्टिकल लगा के रखना वर्ड, या एनर्जी के साथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वर्ड लगा कर रखना है। तो आंसर एनर्जी के साथ में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लगा कर रखना है। एनर्जी क्योंकि किसी एक पार्टिकल की नहीं होती है। ओके, तो अब हम इतना तो समझ गए कि जो एनर्जी होगी वो किसी एक पार्टिकल की नहीं होगी बल्कि सिस्टम की होगी। कितने पार्टिकल्स का सिस्टम? तो अभी फिलहाल मैंने लिया है 2 पार्टिकल्स सिस्टम। अभी मैंने 2 कणों का एक निकाय, सिस्टम को क्या बोलेंगे? निकाय। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 कणों का निकाय। अगर 2 कणों का निकाय है तो उसकी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आप फिलहाल, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहा जाएगा। अब मैं बता देता हूं फिर से एक बार कि अगर 2 आवेशित कण हैं आपके पास, एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे के समीप लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पार्टिकल की या उस सिस्टम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आंसर है उस सिस्टम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर आप तो सिर्फ इसको अनंत से लाए थे, इसको तो अनंत से नहीं लाए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मैं इसको अनंत से लाया था, इसको अनंत से नहीं लाया था। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है बेटा कि अगर एक पार्टिकल से ये दूसरा पार्टिकल 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, इससे ये वाला पार्टिकल 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो फिर इससे ये कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये भी तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो सिंपल है कि अगर ये पार्टिकल इसकी तुलना में अनंत पर था तो इसकी तुलना में ये पार्टिकल भी कहां पर था? अनंत पर था। तो आप भले एक पार्टिकल को लाए हैं लेकिन दोनों पार्टिकल कहां पर थे? अनंत पर। और दोनों पार्टिकल्स को अनंत से एक निश्चित दूरी पर लाकर निकाय की रचना करने में हमको जितना काम करना पड़ता है वो कार्य ही इस निकाय के पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। तो हम चाहें तो 2 लाइंस में इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। फिलहाल 2 कणों के निकाय की मैं बात कर रहा हूं, क्या हम यहां पर नोट करेंगे? इसकी परिभाषा में नोट कर लेता हूं। दो आवेशित कणों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस निकाय मीन्स सिस्टम, निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं, उसे उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एक बार फिर से देख लें कि 2 आवेशित कणों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U। इसे U से
प्रदर्शित करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क डन के बराबर होगा। आप देखें, जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपने अनंत से और एक निश्चित दूरी तक किसी भी पार्टिकल को लाने में, अनंत से दोनों को आर डिस्टेंस पर लाने में जितना आप वर्क करेंगे वो वर्क ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों पार्टिकल्स को अनंत से एक दूसरे के समीप आर डिस्टेंस पर लाने में किया गया कार्य निकाल लेता हूं तो वही उसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। तो अब हम कार्य निकाल सकते हैं। इसमें हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। और बेटा ये वही डेरिवेशन है बिल्कुल सेम जो आपने विद्युत विभव को फाइंड करने में किया था। याद करें, विद्युत विभव को फाइंड करने में भी तो अनंत से चार्ज पार्टिकल आप लाए थे, उसमें भी तो वर्क आपने कैलकुलेट किया था। तो वो जो वर्क आपने कैलकुलेट किया था सेम वही डेरिवेशन है, वहां यहां पर भी वही मुझे करना है। फर्क इतना है कि पोटेंशियल को फाइंड करने में हम जब वर्क निकाल लिए थे तो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज उसको पोटेंशियल बोला गया था, लेकिन यहां पर आप केवल वर्क निकाल लीजिए, बस आपको वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज नहीं करना पड़ेगा, केवल वर्क जितना आएगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो डिराइव कर लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन है। ये मैंने मान लिया कि इस पार्टिकल को हम अनंत से ऐसा लाए हैं, अनंत दूरी से लाए हैं। चार्ज Q2 को अनंत से लाए थे ना। अच्छा, इस समय इनके बीच का डिस्टेंस r है। जब फाइनली हम उनको एक दूसरे के निकट लाएंगे तो उस समय उनके बीच का डिस्टेंस r है। पहले तो ये चार्ज पार्टिकल यहां नहीं था, पहले तो बेटा हम अनंत से ला रहे थे ना। तो मान लिया कि जब हम अनंत से ला रहे थे तो किसी समय, जब अनंत से हम इसको ला रहे थे तो किसी समय इस बिंदु पर था ये पार्टिकल, और उस समय यहां से यहां तक का डिस्टेंस x था, x डिस्टेंस था, और यहां पर ये चार्ज पार्टिकल उस समय था। तो Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल कितना लगेगा यहां पर निकाल सकते हैं। प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर आरोपित बल जब यहां पर था, यहां पर तो बाद के लाके हमने रखा हुआ है। आरोपित बल कितना होगा? एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q2 है, एंड दे हैव x डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कूलॉम फोर्स से आप निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वेयर, इतना फोर्स लगेगा। अब यहां पर मैं इस चार्ज पार्टिकल को एक अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक चला के यहां से यहां तक लाते हैं वैद्युत बल के विपरीत, क्योंकि ये बल प्रतिकर्षण का है तो ये फोर्स इस तरफ इस पे लग रहा होगा, लेकिन इस बल के विपरीत दिशा में हम इसको चलाकर लाते हैं। अब पूरा वही डेरिवेशन है, आप याद करेंगे, आप पन्ने पलट के देखेंगे, आपको सेम यही चीज मिलेगी। अब प्लस Q2 को अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक विद्युत बल के विपरीत। आप देखें बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पर जो विद्युत बल लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल है। तो अब प्लस Q2 को अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक विद्युत बल के विपरीत लाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य,
लाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि अनंत सूक्ष्म दूरी तक ला रहे हैं तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा। क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये हो गया फोर्स और उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई dx। यहां से यहां तक लाने में इतना वर्क करना पड़ा, लेकिन हम तो इसको कहां से कहां तक लाए हैं? तो आंसर हम तो अनंत से स्टार्ट किया था और यहां तक लाए। अनंत दूरी से शुरू किया था और जब तक ये r दूरी पर एक दूसरे से नहीं आ गए हैं तब तक हम इसको लाए हैं। तो अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, इसलिए प्लस Q2 को अनंत से, इसलिए प्लस Q2 को अनंत से r दूरी पर लाने, r दूरी तक आप लिख सकते हैं, तक लाने में किया गया कुल कार्य। इसको कैसे निकालेंगे? आप ये कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इंफिनिटी टू r। हाँ, एक चीज यहां देखने की है कि यहां पर मैंने लिखा विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। ये बेटा थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें, विद्युत बल इधर की तरफ लग रहा है, विस्थापन हम इधर की तरफ कर रहे हैं, तो बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशाओं में है, इसलिए ये जो वर्क होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हम नेगेटिव लिख देते हैं। Q2 उसको अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इंफिनिटी टू r। आप ये कर लेंगे, आपको वर्क मिल जाएगा। और देखिए, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw की वैल्यू ये है, माइनस हम बाहर कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब और कैलकुलेशन कर लिया जाए जरा इसका, बहुत ही सिंपल है बेटा। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 देख रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। देन द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये टर्म चला गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे इसको, देन इट विल बी x to the power -2 dx। now we have to use the formula for the integration of x to the power -2। which formula you can use here? so I can use here the formula for the integration of x to the power n। what is the formula? so the formula is x to the power n plus 1 upon n plus 1। अधिकतर स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे, जिन्होंने भी मैथ्स लिए उनको तो पक्का मालूम होगा। w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2। हमने फॉर्मूला लगाया x टू द पावर n प्लस 1, यानी कि x टू द पावर -2 प्लस 1। x टू द पावर -2 प्लस 1 मीन्स -1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स -2 प्लस 1, then it is again -1, but from infinity to r, from infinity to r, okay। w is equal to -1/4 pi epsilon naught q1 into q2। बेटा ध्यान से देखें, इस -1 की हमें अंदर जरूरत नहीं है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x टू दी पावर -1 है, इसको अपॉन में ले आएंगे तो 1/x आ जाएगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ओके, अब इसमें इंटीग्रेशन है
डेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट अप्लाई करनी रहेगी। लिमिट अप्लाई करने में हम पहले अपर लिमिट x की जगह लिखेंगे, माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो -1/∞। एंड यू ऑल स्टूडेंट्स know very well that 1/∞ is equal to 0. Then the total work done will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R. Why R? क्योंकि यहां पर R बचेगा, 1/∞ 0 हो गया। इस तरह से बेटा आपने देखा कि अनंत से R दूरी पर लाने में हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क कहां से कहां तक लाने का है, अनंत से R दूरी तक। तो हम चाहें तो इसमें सिंबल बना सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू R। इतना वर्क हमको करना पड़ा। तो अगर मैं चार्जेस को अनंत से एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा और R दूरी पर रखूंगा, देन आई विल हैव टू डू दिस मच वर्क। मुझे इतना सारा कार्य करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स सिस्टम, जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस निकाय की, याद रखें बेटा, अभी स्टार्टिंग में भी मैं बता रहा था कि ऊर्जा किसी भी एक पार्टिकल की नहीं होगी, एनर्जी होगी तो किसकी होगी, पूरे सिस्टम की होगी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए आपको। ओके, अब जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बेटा हमको तो इतना कार्य करना पड़ा है, तो ये वर्क ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम आगे और इसको लिख देते हैं। आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। मैं यहां पर लिख दूंगा, यह कार्य ही निकाय में, यह कार्य ही निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू W फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। कितना वर्क आया है बेटा, ध्यान से देखें। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गया दो कणों के, किसी निकाय के, दो आवेशित कणों के एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। आप ध्यान से देख लें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा कितने कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, दो कणों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। हम चाहें तो अगर किसी भी सिस्टम में थ्री पार्टिकल सिस्टम अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब हम इसकी हेल्प से वो भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या है, पहले तो कूलॉम्स कांस्टेंट है, फिर दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन है क्वांटिटी का, और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस है। बस एनर्जी के फॉर्मूले में इतना है। क्या क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना। अगर अब हमारे पास थ्री पार्टिकल सिस्टम होगा बाई चांस, तो उस समय एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, ये हमको देखना है। जितना भी वर्क हमको करना पड़ेगा वही उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो अब मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं।
3 पार्टिकल्स सिस्टम। थ्री पार्टिकल्स सिस्टम, 3 कणों के निकाय का, 3 कणों का हमारे पास एक निकाय है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आप इसको देखिए। 3 कणों का बेटा हमारे पास निकाय है, मींस एक हमारे पास ये चार्ज्ड पार्टिकल है Q1, एक हमारे पास ये चार्ज्ड पार्टिकल है प्लस Q2, और एक हमारे पास ये चार्ज्ड पार्टिकल है प्लस Q3। अब ये 3 आवेशित कणों का एक निकाय है और इस 3 आवेशित कणों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो ये तो बड़ा आसान है बेटा, आपको इस सिस्टम को सॉरी इस 3 आवेशित कणों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो इसका आंसर है कि आपको इन तीनों कणों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा होगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में आएगी। ओके, इसको आप ऐसे समझिए, 3 कणों का निकाय है ना, इसको आप इस तरह से समझिए कि अभी एक पार्टिकल पहले था यहां पर, दूसरा पार्टिकल इससे अनंत दूरी पर था, अनंत दूरी पर, उस अनंत दूरी पर के पार्टिकल को हम यहां तक लाए, यहां तक लाए प्लस Q2, यहां से मैंने यहां तक का डिस्टेंस मान लिया R21, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 2 फ्रॉम 1, मैंने यहां से यहां तक के डिस्टेंस R21 मानी। तो हमारे पास एक ये पार्टिकल था और इस पार्टिकल को हम कहां से लाए हैं, अनंत से। तो अनंत से जब हम पार्टिकल को लाए तो मुझे इसके विरुद्ध कुछ काम करना पड़ा होगा। कितना काम करना पड़ा होगा, जितना भी वर्क करना पड़ा होगा वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बनेगी। कितना वर्क मुझे करना पड़ा होगा सोचिए और मुझे बताइए। वर्क करना पड़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21। क्लियर? अच्छा, अब तीसरा पार्टिकल वो भी इंफिनिटी पर है, अनंत पर है। अगर वो इनसे अनंत दूरी पर है तो ये उससे भी अनंत दूरी पर है, यानी कि ये और वो दोनों एक दूसरे से अनंत डिस्टेंस पर हैं। तो अनंत दूरी से तीसरे चार्ज पार्टिकल को भी हम लेकर आते हैं। अब अनंत डिस्टेंस से जब तीसरे पार्टिकल को लाते हैं तो भी हमको वर्क करना पड़ता है, लेकिन इस बार जरा गौर से सभी बच्चे देखें, जब तीसरे पार्टिकल को मैं इन्फिनिटी से लेकर आता हूं तो उसको यहां तक लाने में मुझे इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? तो आंसर है मुझे किसी एक के विरुद्ध नहीं बल्कि दोनों के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों मिलकर उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब तीसरे चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पर लाऊंगा तो मुझे इस चार्ज पार्टिकल के अपोजिशन में भी वर्क करना पड़ेगा और मुझे इस चार्ज पार्टिकल के अपोजिशन में भी वर्क करना पड़ेगा। और कितना कितना वर्क करना पड़ेगा देखिए। तो तीसरे चार्ज पार्टिकल को लाकर मैंने यहां पर रख दिया, इन्फिनिटी से लेकर हम इसको आए और यहां पर हमने ला करके रख दिया। तो जब हम इसको लाए तो इसको इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ा होगा। मुझे कितना कार्य करना पड़ा होगा इसके विरुद्ध? ये डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R31, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 3 फ्रॉम 1। कितना वर्क करना पड़ा होगा? इसके विरुद्ध कितना करना पड़ा होगा इसको लाने में? तो इसके विरुद्ध करना पड़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31। इस पार्टिकल को अनंत से यहां तक लाने में इसके विरुद्ध मुझे इतना वर्क करना पड़ा होगा। क्या इस पार्टिकल को अनंत से यहां तक लाने में आपको केवल इसके विरुद्ध ही कार्य करना पड़ा है? आंसर इज नो। जब पार्टिकल अनंत से ला रहे होंगे तो आपने इसके विरुद्ध भी कुछ कार्य किया होगा, क्योंकि इसने भी तो इसको प्रतिकर्षित किया होगा। इसके विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा होगा? ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R32, तो इसके विरुद्ध हमको कितना कार्य करना पड़ा होगा उसको सोचिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R32।
इस पार्टिकल के विरुद्ध अनंत से इसको यहां तक लाने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा होगा। आप देखिए, सबसे पहले जब इसको लाए थे तो इसके विरुद्ध केवल मुझे कार्य करना पड़ा था इतना सारा। जब तीसरे पार्टिकल को लाए हैं तो मुझे इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ा और इसके अपोजिशन में भी वर्क करना पड़ा। इसके अपोजिशन में मुझे इतना वर्क करना पड़ा, इसके अपोजिशन के लिए मुझे इतना वर्क करना पड़ा, इतना टोटल कितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि टोटल जितना वर्क हमको करना पड़ा होगा इस सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए, वो वर्क ही इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपने इतने इतने वर्क किए, टोटल कितना वर्क किया, तो टोटल वर्क करने के लिए तीनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब इतनी ही इसकी टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल्स सिस्टम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस इसमें बचेगा Q1 Q3 अपॉन R31 बचेगा। इसमें आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन R32। तो बेटा 3 पार्टिकल का जो सिस्टम होगा उसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी कैपिटल U, उसका ये फॉर्मूला रहेगा। अब 3 पार्टिकल्स सिस्टम के बाद अगर मैं 4 पार्टिकल्स का सिस्टम ले लेता हूं तो उसमें टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। आप देखिए, इसको देखकर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मालूम है वो तो 2 ही चार्ज्ड पार्टिकल के लिए पता है, 2 से ज्यादा चार्ज्ड पार्टिकल के लिए एक साथ मुझे फॉर्मूला नहीं पता है। एक बार में मैं 2 ही चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा पाता हूं। अब अगर यहीं पर 4 पार्टिकल्स का सिस्टम हो जाएगा तो टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब यहां पर 3 पार्टिकल हैं तो किसी भी एक चार्ज की सबसे जोड़ी बननी चाहिए। ये बहुत याद रखें। आप देखें, अगर चार्ज आप Q1 लेते हैं तो Q1 की जोड़ी Q2 से भी बननी चाहिए, Q1 की जोड़ी Q3 से भी बननी चाहिए, Q1 की जोड़ी Q2 से भी बननी चाहिए, Q1 की जोड़ी Q3 से भी बननी चाहिए। आप Q2 को देखिए तो Q2 की जोड़ी Q1 से भी बननी चाहिए और Q2 की जोड़ी Q3 से भी बननी चाहिए। तो Q2 की जोड़ी Q1 से भी है यहाँ पर और Q2 की जोड़ी Q3 से भी बनी हुई है। अगर आप Q3 की बात करें तो Q2 से भी इसकी जोड़ी बने और Q1 से भी इसका पेयर बनना चाहिए। तो Q3 और Q2 का पेयर बना और Q3 और Q1 की जोड़ी बनी। एक भी जोड़ी छूटनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, अगर हमारे पास 4 पार्टिकल्स का सिस्टम है तो उस समय उस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम लोग समझना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 4 पार्टिकल्स सिस्टम। फोर particles system. If we have a 4 particles system, then what will be the electrical potential energy of that system? Of charge नहीं, of that system. 4 particles का सिस्टम हमारे पास अगर है, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ये चार्ज पार्टिकल है प्लस Q1, एक ये चार्ज पार्टिकल है प्लस Q2, एक ये चार्ज पार्टिकल है प्लस Q3, एक ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास प्लस Q4। ये 4 चार्ज पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी होगी? तो जैसा कि 3 वाले का किया था, सेम करना तो आपको वैसा ही है, लेकिन अब मैं सबका अलग अलग बनाऊंगा नहीं, मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाता हूं। आपने अभी भी देखा कि एक भी जोड़ी छूटनी नहीं चाहिए। Q1 की जोड़ी Q2 से भी बननी चाहिए, Q1 की जोड़ी Q3 से भी बननी चाहिए, Q1 की जोड़ी Q4 से भी बननी चाहिए। फिर इस डिस्टेंस के नाम रख देते हैं R21,
Q1 की जोड़ी Q3 से बनी तो R31, Q1 की जोड़ी Q4 से बनी R41। अब Q2 की बनाइए तो Q2 की Q1 से बन चुकी है, Q2 की Q3 से बना दी हमने, इस डिस्टेंस को मैंने लिख दिया R32। Q2 की Q4 से बना दीजिए, ये डिस्टेंस में R31 यहां लिख देता हूं। Q2 की Q4 से बना दीजिए, इस डिस्टेंस को R42 लिख देते हैं। तो Q2 की Q1 से भी बन गई, Q3 से भी बन गई, Q4 से भी बन गई। अब Q3 की बनाइए, Q3 की Q2 से बनी बनाई है, Q3 की Q1 से भी बनी है पहले से ही, Q3 की जोड़ी Q4 से बनानी होगी और इस डिस्टेंस को हम R43 मान लेते हैं। अब Q4 की बात करिए, Q4 की Q1 से बनी है जोड़ी, Q2 से बनी है, Q3 से बनी है, इतने सारे पेयर यहां पर बनेंगे। और टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, उसके लिए कितनी जोड़ियां बनी यहां पर, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। देखिए मैंने क्या बोला, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का चैप्टर आप अपने क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर 4 पार्टिकल्स हैं, एक बार में मुझे 2 पार्टिकल्स चाहिए, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कुल 4 पार्टिकल्स में से एक बार में 2 पार्टिकल्स को लेकर बनने वाले टोटल कॉम्बिनेशंस 4 में से 2 को लेकर कुल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे यहां पर। कॉम्बिनेशन, मुझे क्रम का ख्याल नहीं रखना, कोई भी 2 पार्टिकल के पेयर बननी चाहिए। तो 4 में से 2 को लेकर कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके लिए आप सब फॉर्मूला जानते हैं, NCR होता था 4C2। 4C2 को कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 चले गए, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को ओपन किया 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। इसका मतलब है 4 पार्टिकल्स हैं, उसमें से कोई एक बार में 2 पार्टिकल्स को लेकर के कम से कम कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। तो ये भी बेटा एक अच्छा तरीका है कि आप इसकी मदद से जब आप करेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं कि यहां पर हम इतना समझ गए कि 4 टोटल पार्टिकल्स हैं, एक बार में 2 को लेकर 6 कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए। अब हमने बनाने स्टार्ट किए और कभी भी अगर 6 से कम बन गए या 6 से ज्यादा बन जाएंगे तो कम से कम हमें हमारी गलती का पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। लेकिन अगर ये मालूम होगा तो हम मिस्टेक भी नहीं करेंगे कभी, हमें पूरा कंफर्म रहेगा कि इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। पहले Q1 के कॉम्बिनेशंस बनाइए, Q1 का Q2 से बनाइएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा सब में ही आएगा, ये तो अब आप समझते ही हैं, अभी 3 पार्टिकल सिस्टम का किया था आपने, तो ये सबसे बाहर आ जाएगा। अब Q1 का Q2 से कॉम्बिनेशन बनाइए, Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस Q1 का Q3 से बनाइए तो Q1 Q3 अपॉन R31, Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस अब Q1 का Q4 से बनाएंगे तो Q1 Q4 अपॉन R41, Q1 Q4 अपॉन R41, सबके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पर उसको हमने आज पहले ही कॉमन लेके रख लिया है। Q1 के सारे कॉम्बिनेशन बन गए, अब Q2 के बनाइए, Q2 का Q1 के साथ बन चुका है, Q2 का Q3 के साथ अभी नहीं बना, बना लीजिए। Q2 Q3 अपॉन R32, Q2 का Q4 के साथ बनाइए तो Q2 Q4 अपॉन R42, Q2 Q4 अपॉन R42 प्लस तो Q2 का
Q1 से हो गया, Q3 से हो गया, Q4 से हो गया। अब Q3 के बनाइए, Q3 का Q2 से हो गया है, Q3 का Q1 से भी हो गया है, Q3 का Q4 से अभी नहीं हुआ, तो Q3 का Q4 से बना लीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 6 होंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं Q3 Q4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R43। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 ही तो बनने थे बेटा, तो बन गए। अब इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकते। यहां पर 1 2 3 4 5 6 आप चेक करके देख लीजिए, इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। डिस्टेंस भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ही होंगी, डिस्टेंस भी 6 आ गई। तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो ये काम आपका बड़ा इजी हो जाता है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी क्लास 11th की, जिसमें हमने देखा कि अगर 4 पार्टिकल्स का सिस्टम है लेकिन एक बार में जोड़ी बनाने में तो हमको 2 चाहिए, तो 4 में से 2 को लेकर कुल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 4 C2 कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, एंड इन दिस केस देयर इज 6 कॉम्बिनेशन, और वो आपके सामने है। और जब सबको आपस में ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ द 4 पार्टिकल सिस्टम, ऑफ द क्वाड्रपल सिस्टम। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि अगर कभी भी हमने आज ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे बोलेंगे, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा किसी एक पार्टिकल की नहीं होगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के साथ में आप निकाय वर्ड लगा के रखिएगा। अगर हम यहां पर भी लिखें तो यहां पर भी मुझे लिखना पड़ेगा निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के साथ में हर बार निकाय वर्ड ही लगेगा और पार्टिकल नहीं लगेगा। आप याद रखिए, मैंने एग्जांपल्स भी इसके लिए आपको दिए हुए हैं। तो क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, हमने उसको देखा, उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमको सिर्फ 2 पार्टिकल्स के लिए ही मालूम है। जब भी मुझे 3 पार्टिकल्स के लिए, 4 पार्टिकल्स के लिए, 5 पार्टिकल्स, 6 पार्टिकल्स के लिए करना होगा, हम इस तरह से उसको कर लेंगे। एंड आई होप कि अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस 4 पार्टिकल सिस्टम के बजाय 5 पार्टिकल्स का एक सिस्टम आ जाएगा तो आप टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। अब ये भी आपको पता लग गया होगा। ध्यान में बस इतना रखें कि एक भी जोड़ी छूटनी नहीं चाहिए। वहां पर कितने कॉम्बिनेशन होंगे आप वहां से छोटा सा आइडिया ले सकते हैं। तो 5 पार्टिकल्स का सिस्टम होगा, 6 पार्टिकल्स का सिस्टम होगा। वैसे तो अधिकतर 4 पार्टिकल सिस्टम तक ही आपके यहां पर आएगा। 5 6 7 8 पार्टिकल्स सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन अगर फिर भी कभी कहीं पर मिल जाए, आपको कहीं पर आ जाता है, तो दिस इज द मेथड कि आप कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा आज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमने की है, आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। आगे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है हमारे पास, उसको हम लेकर के आएंगे, लेकिन आज हम यहां तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इससे समझिए और आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।